सीधे चलते हैं लोकसभा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज। एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ।
जो रिक्टम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित है, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने अभी पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूं मैं। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I lay the paper mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business, both English and Hindi version, sir. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख 97,000 megawatts. Already our export, already we have capacity under construction. Our exports are also going up, as my colleague just said. So we are emerging. We are emerging as a manufacturing destination for solar cells and modules. Thank you. माननीय सदस्यगण जो वेल में खड़े हैं, कृपया अपनी सीट पर जाएं। इस तरह से प्ले कार्ड लेकर आना, वेल में खड़ा होकर के नारे लगाना और दिखाना, ये सदन के नियमों के अनुकूल नहीं है। कृपया अपनी सीट पर जाएं। 2 दिनों से इतनी अच्छी आप चर्चा कर रहे थे, सदन की गरिमा किस रूप में लोग देखते हैं, कृपया उसको बनाए रखें। प्लीज प्लीज प्लीज, जो लोग वेल में खड़े हैं कृपया उनके नाम नोट करें। प्लीज प्लीज। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। मैं मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि वो विस्तृत से आंसर दिया है। ये एक आंसर दिया है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसमें उन्होंने कोई स्कीम्स का नाम बोला है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो सब्सिडी है इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने के लिए फ्यूचर में आपका जो स्कीम्स है उसमें सब्सिडी और कुछ स्पेशल स्कीम्स के रखने के लिए कुछ विचार है क्या? प्लीज माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हमने रखा है, वो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इसलिए रखा है ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके, ताकि यहाँ डिमांड क्रिएट कर सके और ये कहे कि जो हम मॉड्यूल या सेल्स इस्तेमाल करेंगे वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। इसको कहते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये हमने रखा है अपने जो भी स्कीम्स हमारे यहाँ जिसमें हम सब्सिडी देते हैं, उस सब में हमने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रखा है, क्योंकि हम सब्सिडी दें और बाहर का मॉडल इस्तेमाल हो, ये नहीं चल सकता। तो ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो सब्सिडी स्कीम्स है उसमें रहेगा। कुसुम में है, रूफटॉप में है, ये सब्सिडी स्कीम्स है, इसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 श्री माननीय सुशील कुमार गुप्ता। माननीय मंत्री जी, पहला से माननीय मंत्री जी, आपने न्यू
एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में जब सदन में ये कहे जाते कि 12 बजे लोकसभा में 12:30 बजे राज्यसभा में हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों की बीच जो झड़प इस मुद्दे पे इस संदर्भ पे बयान देगी तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दी। 41वें प्रतिवेदन में 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल, ये कानूनी सवाल है, ये पूछना चाहता हूं मैं भी। Sir, that this House do agree with the 36th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th December 2022. Bolla Joshi today is little magnanimous upon me. प्रश्न ये generous upon me today. ये सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 12/12/2022 को सभा में प्रस्तुत 36वें से प्रतिवेदन से सहमत हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। परंतु हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार मेडिकल छात्रों को बंधक बनाकर रखना चाहती है। 40 लाख रुपए का बोर्ड उनसे मांग रही है। 50 दिन से मेडिकल छात्र हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या भारत सरकार भारत के मेडिकल के हमारे मंत्री महोदय उसमें को हस्तक्षेप करेंगे? उन छात्रों के जीवन को तबाह करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पॉलिसी को बनाया है। मेरा सवाल है, क्या वो बोर्ड पॉलिसी खत्म करने के लिए भारत सरकार कोई निर्णय लेगी? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल एजुकेशन पूरा होने के बाद जिस स्टेट में मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट लेते हैं उसके पीछे एवरेज स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट के लिए 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपने एक डॉक्टर बनाती है और सब स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हमें एनएमसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन देना, उसका सिलेबस तय करना और सब स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाने के बाद वहाँ जो स्टूडेंट तैयार होकर डॉक्टर बन के आता है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी तरह से बॉन्ड का प्रावधान रखते हैं। कितने समय तक का बॉन्ड हो, कितने पीरियड के लिए उसको गवर्नमेंट में सेवा देनी है, वो गवर्नमेंट में सेवा ना दे तो कितने उसको बॉन्ड तय करना है। ये सब तय करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन करती है। देश के कोई बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज का मेडिकल एजुकेशन लेके, और मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मानता हूं कि स्टूडेंट को अपने सामने से अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी अपने स्टेट के लिए देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट एक डॉक्टर निर्माण करता है। हेल्थ एक्सेसिबल बनाने के लिए, हेल्थ अफोर्डेबल बनाने के लिए दूर सुदूर क्षेत्र में जाके डॉक्टर 1 साल 3 महीने 1 साल से ज्यादा कोई जगह पे वो नहीं होता है, तो जाके सेवा देने से उसका भी सशक्तिकरण होगा और दूर सुदूर क्षेत्र के लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। इसलिए सब स्टूडेंट को भी मेरा सुझाव है कि वो जिस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसको फॉलो करें, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का भी काम हो और अपने स्टूडेंट का भी सशक्तिकरण हो। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। तस्वीरें देखिए, इस वक्त आईटीवी के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त संसद परिसर में एक दूसरे से बात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त।
देखिए, सबसे दुखद बात तो पहले ये है कि 9 तारीख की घटना है और हम लोग को मीडिया के माध्यम से 12 तारीख को पता चल रहा है। लगभग 300 चाइनीज सैनिकों को हमारी सैनिक ने धकेलने का काम किया है, पीछे धकेलने का काम किया। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। हमारे कई सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं और प्रधानमंत्री साहब ने उसको नकारने का काम किया है। मैंने खुद 267 का नोटिस दिया है, सस्पेंशन और ऑल बिजनेस का। कई सांसदों ने दिया है, 167 का भी दिया है। यह अर्जेंट मैटर है जिसका डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और हम सब की जानकारी में देना चाहिए कि आखिर तवांग में चल क्या रहा है। आखिर जहां जहां पे चाइना बॉर्डर है, कभी डोकलाम में होता है, कभी लद्दाख के पास, पेंगोंग झील के पास होता है, ये चल क्या रहा है और एक्सेप्ट करने को हम तैयार क्यों नहीं है। हम सारा विपक्ष देश की सुरक्षा में एक साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए। पर कोई इंसिडेंट हुआ चाइना और इंडियन ट्रूप्स के बीच में और कल पता चला है, क्या कहना? देखिए, आपको पता है कि मैं तुरंत उसी वक्त ही स्टेटमेंट निकाला जब ये खबर पहुंचे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारी तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से और उनके तरफ से, कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है। मानना पड़ता है कि हमने इस एक्टिविटी के ऊपर इस प्रांत के अंदर इतना खर्चा किया है। तो अगर उड़ीसा की बात करती है तो MCM 21 के तहत जो फाइलिंग हुई है www.csr.in गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उसके अंदर आपको देखेंगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना खर्चा इस एक्टिविटी के ऊपर उड़ीसा के अंदर हुआ। डॉक्टर वी शिवदासन। Major share of the fund in social activities state governments are spending. So after the GST, the state government is facing huge financial crisis. So here my question is, government is given the permission to the public sector companies and corporates to given their corporate CSR fund to the exemption Pre-Em Care Fund. But then why the union government is not ready to give the permission to the public sector companies and corporate companies to contribute their CSR fund to the CMDRF? So this is my question. This is very injustice. So I request the reply from the minister. Thank you. Finance Minister. माननीय मंत्री जी, 11:30 बज चुके हैं। माननीय सदस्यगण, माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान होगा। अभी स्टेटमेंट आपको हाथ में मिल रहा है, अभी बट रहा है स्टेटमेंट। माननीय रक्षा मंत्री जी, प्लीज स्टेटमेंट मिल रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। नो माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कौन रक्षा मंत्री? नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए
और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को, हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक पद से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो MP लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलोअप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के, बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं हो। धन्यवाद। नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 के डॉक्टर के सराव। मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 मेडिकल स्टूडेंट्स। Some clarification is needed. What is this, sir? What practices are copied? डॉक्टर DP बट्स, some clarification is needed, sir. सभापति जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यूजी और पीजी, खासकर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स कंटिन्यूअसली फॉलिंग वैकेंट हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन या हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों नहीं इसका स्टैंडर्ड रिलैक्स करके इन सीटों को पूर्ण करती ताकि देश को अक्षति ना हो। जताई है कि कुछ सीटें वैकेंट रहती है यूजी की या पीजी की। सर, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में यूजी सीट्स और पीजी सीट्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जो वैकेंसी की चिंता जताई है उसमें अवगत कराना चाहती हूँ कि पीजी में जो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल पोस्ट है सर, उसमें अनविलिंगनेस कहूंगी मैं, स्टूडेंट्स इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसीलिए सर वो वैकेंट रहते हैं। ज्यादातर इसमें सर क्लिनिकल पोस्ट को चॉइस दिया जाता है, इसकी वजह से वो सीटें भरी जाती है। लेकिन फिर भी सर हमने लगातार, सरकार ने प्रयास किया है कि जो हमारे परसेंटाइल है वो
परसेंटाइल हम रिड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये सर स्टूडेंट पे निर्भरता करता है कि कौन सी चॉइस करे, लेकिन हमारा प्रयास है कि लगातार सीटें बढ़े और इस दिशा में ये सीटें बढ़ाने में हमारी सरकार कामयाब रही है। धन्यवाद। मिस्टर आर कृष्णैया, मिस्टर आर कृष्णैया, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। अपने आप चलो। Respected Chairman, Vice Chairman, in NEET admissions, the OBC reservations are not implementing properly. It is several times, it was brought to the notice of the central government and at the same time Prime Minister also. The government assured to give proper implementation of OBC reservations. But those who are coming under open competition, getting high marks, they are treating as a reserved candidate. It is against the judgment of the Supreme Court. In several judgments, the Supreme Court given those who comes under open competition, they may be treated as open competition, not reservation. Put your question. Question. माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ मेडिकल एजुकेशन में, इसका जो मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी सभी आरक्षण को मानती है। सभी आरक्षण के परसेंटेज के मुताबिक मेडिकल एजुकेशन में भी स्टूडेंट को आरक्षण दिया जाता है। कोई भेदभाव कोई स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाता है। सभी स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उसको ओबीसी में आरक्षण मिलता है, और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है वो मेरिट में आता है तो उसके बाहर जाके भी उसको अपनी पोजीशन मिलती है। इसलिए हर स्टूडेंट को जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी हमारी सरकार के द्वारा मिलती है। No point of order in question hour, please. No point of order in question hour. You know follow the rules, please. Dr. Shri Subhash Chandra Bose Pillai. Shri Subhash Chandra Bose Pillai. Shri Subhash Chandra Bose Pillai. Honorable Chairman, sir.